आपने नोट किया कि खुदा न खास्ता आपका जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी हिट हो जाती है तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए बात सुनी है कि मैं तो अभी कल परसों ये सोच रहा था, मुझे लग रहा था ये हो जाएगा, और वाकई आपको बाकी हो लग रहा जाता होता है है। ये हो जाएगा। सो जो आपका गुमान होता है ना, वो डिफाइन करता है कि आपकी ज़िंदगी, आपकी थॉट्स, वो एनर्जीज आपको किस तरफ लेकर जाती हैं। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप अच्छा गुमान करें, आपके साथ अच्छा होगा। नेगेटिव थॉट्स आती हैं, ज़रूर आती हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो आपने किस तरीके से उसको ख़त्म करना है, ख़ुद से दूर करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को आपने अलाइन करना है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर होता जाएगा। इसमें ना मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की सभी ने, कि जब आप किसी ऐसे शख्स की महफिल में होते हैं ना जो बहुत दाना होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, उसका विजडम बहुत अच्छा होता है, या फॉर दैट मैटर कोई ऐसा शख्स है कि जो कि एंटरप्रेन्योर है, या फॉर दैट मैटर बड़े अच्छे बिजनेस के साथ आगे बढ़े, या फॉर दैट मैटर बड़ा अच्छा काम करता है, उसका कारोबार बहुत अच्छा है और आप उसे सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो जो जिस एनवायरनमेंट में आप होते हैं ना, जस्ट इमेजिन कि अगर बारिश हो रही है किसी पर, किसी एक चीज़ की, वो इंटेलेक्ट की भी हो सकती है, विजडम की भी हो सकती है, रुपए की भी हो सकती है, सो उसके छींटे आप पे भी गिरेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि वो जो एनवायरनमेंट है ना आपका अच्छा हो, वो काम करने वाला एनवायरनमेंट हो, वो ऐसा एनवायरनमेंट ना हो जिसमें लेजी एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, वो अगर होगा तो उसका नुकसान आपको भी होगा। सो बेहतर यह है कि आप ऐसी महफिल का इंतखाब करें, ऐसे लोगों का चुनाव करें कि जिससे आपको फ़ायदा हो। मैं फ़ायदे की मुनासबत से ये बात नहीं कर रहा कि आप लालची हो जाएंगे, मुझे फ़ायदा हासिल होगा। फ़ायदा वो देखें, आप किसी से सीख रहे हैं, किसी से इल्म हासिल कर रहे हैं, कोई अच्छी बात सीख रहे हैं, ज़िंदगी के राज़ उमूज़ सीख रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो महफिल पे डिपेंडेंट होता है कि आप किस तरह की महफिल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अगेन चूंकि अब ज़िंदगी बड़ी बदल गई है ना, अब तो महफिल हमारी डिजिटल महफिल भी होती है, उसमें आपका सर्कल क्या है, आपका एक्सपोजर होता है ऐसे लोगों के साथ कि बस इंसान क्या बताए कि आपको पता ही नहीं होता कि कब आपको क्या बात कहकर चला जाए, और आप बिल्कुल देखते रह जाते हैं और आपके पास और कोई चारा नहीं होता कि आप क्या करें। सो बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल डिटॉक्स भी किया जाए, आप थोड़ा सा दूर भी हो जाएं सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए, तो भी कोई इसमें बुराई नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, हफ्ते में 1-2 दिन कम से कम अपने आप को दें कि जिसमें आप डिजिटल, आप दुनिया से बिल्कुल दूर हैं, आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, अब बहुत सुकून में रह रहे हैं, या बस इंटरनेट बंद है, चलें फ़ोन तो ज़रूरत की चीज़ें पास होता ही है, बट ये इंपॉर्टेंट ज़रूर है। ठीक है, हम डिजिटल दौर में हैं, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ये भी कितना ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को क्लियर करें, पॉजिटिव एनर्जीज लाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस मौजू पे भी आज हमें बात करनी है, बट इसके अलावा एक और बहुत अहम मौजू जिस पे हम आज के दिन की मुनासबत से बात करेंगे, वो है कि बच्चों से मुशक्क़त के ख़ात्मे का आलमी दिन आज इसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इस पर हमें डिटेल से बात करनी है। इंटरनेशनल स्टैट्स क्या हैं, पाकिस्तान में कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पे स्टैट्स क्या बताते हैं, क्या हम कर रहे हैं, कितना बेहतर हमने सिचुएशन को किया है और कैसे मजीद हम बेहतर कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, हम सबकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर करेंगे बात। इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं, मैक्स क्रच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। हर इंसान के पास एक कहानी होती है, कामयाबी की, मोहब्बत की, कुर्बानी की, और हर कहानी सुनने के लायक होती है। द नाइट शो में हम सुनेंगे वो कहानियां जो दिल को छू लें। मैं हूं फराह सादिया और होगी आपसे मुलाकात द नाइट शो में।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज इस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस भी है, काफ़ी लोग इस बारे में बात भी कर रहे होते हैं कि आजकल हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो किस किस्म का कंटेंट हमारे सामने आ रहा होता है। आई नो ऑब्वियसली कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उस तरह से नहीं है कि आपको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। अनटिल अनलेस आप मेटा को रिपोर्ट कर सकते हैं एंड देन इट्स अ प्रोसेस, वो कंटेंट रिमूव हो जाता है। बट ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कंटेंट हमें आए दिन हर पेज पे या कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसका एक नेगेटिव असर हमारे बच्चों पे पड़ता है, हमारे टीनेजर्स की अगर हम बात करें उन पे पड़ते हैं, स्पेशली हम सब की एक तरह से हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही होती है। वो कोई ऐसे कंटेंट हो जिसमें वल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा होता है, ऐसे सवालात किए जा रहे होते हैं, या कोई ऐसा कंटेंट हो जिसमें अपने आप को सुपीरियर दिखाया जा रहा होता है, एक फेक लाइफ जो है वो पोर्ट्रे की जा रही होती है, जिससे हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो हैं वो घरों के अंदर भी स्टार्ट हो जाते हैं। किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, कहाँ गैप्स हैं जिनको हमें फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर इस बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी और हमारे बच्चे जो ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनकी जहन साजी इस तरीके से हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और सभी इसमें हम ये बात भी ज़रूर आज रखेंगे कि क्या हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कंटेंट को लेकर, हम इस अंदाज से सोच रहे हैं, जो कि जब इन्हीं बच्चों से हम पूछते तो उनके लिए वो कंटेंट बहुत नॉर्मल होता है। वो जो कंटेंट जिसमें वायलेंस है, इस कंटेंट हाँ, मतलब आंख खोली है, उनको वही नॉर्मल लगता है। वो जो वायलेंस है वो हमें उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। एट द सेम टाइम जब हमारे सामने कोई ये मिसाल देता है ना कि हमारे वक्त का कंटेंट बहुत अच्छा होता था, तो हमारे ही सामने कुछ ऐसे क्लिप्स आ जाते हैं उस वक्त, फिर हम कहते हैं कौन सा कॉर्नर था उस वक्त का जो कि अच्छा था। वो गाने भी हैं, वो ऐसे डायलॉग्स भी हैं, यू नो, लिरिक्स एंड एवरीथिंग। तो सवाल होता है कि क्या हो रहा है। अगेन ये जो बात बच्चों से मुताल्लिक हम करें, इसके साथ बड़ों का भी जो कंटेंट कंजम्पशन हो रही है उस पर भी सवाल हम उठाते हैं। इवन हमारे सामने जो कंटेंट आ रहा होता है, जो कि बहुत हद तक हम कहते हैं कि चीज़ें जब नॉर्मलाइज होती हैं तो फिर आप ज़्यादा परेशान होते हैं कि इतना नॉर्मलाइज हो गया ये कंटेंट जिसने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया ओवरऑल सोसाइटी को। आज इस मौजू पे हम बात करेंगे कि वे आर वी हेडिंग एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन। हमें ज्वाइन किया डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग ने। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं? आई एम वेरी वेल जी। ग्रेट असद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। असद, बच्चों से जब हम आगाज़ करते हैं, देखिए उसमें कुछ तो रील्स भी हैं, शॉर्ट्स भी हैं और अगेन गेम्स भी हैं। कुछ गेम्स वैसे डिज़ाइन हुए हैं जो बच्चे जब खेल रहे हैं तो वो उस पर एक समा कॉन्टेंट आ रहा है, इंटरेक्शन उनका हो रहा है। कहाँ गलती हो रही है हमसे? बिकॉज देखें उस पर इशूज़ बहुत डेवलप हो रहे हैं। बहुत से बच्चे, उनकी जहन साजी इस अंदाज से हो जाती है। ऐसे बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए जहाँ पे फिर अंडर एज शादी वाला मामला भी हमारे सामने आ गया कि इंट्रैक्शन ऐसी हो गई थी, एक्सप्लॉइट हो गए थे बच्चे। सो ये जो गलतियाँ हो रही हैं समा हो तो रही हैं। अच्छा देखिए, एक तो ये कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, हम हर चीज़ को पाकिस्तान से लिंक नहीं करते बिकॉज इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना जहाँ पे बच्चों को, फॉर इंस्टेंस ऑस्ट्रेलिया ने, आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया बैन किया है 16 साल से कम के लिए, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कंसिडर कर रहे हैं। सही, तो इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें जो सबसे आसान हल है, वह इसमें हमने बहुत बात की है, इसमें जो सबसे आसान हल है वो है पेरेंट्स की एजुकेशन। यस, राइट, जिसको हम डिजिटल, अंग्रेजी में डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। सही। वो चीज़ें कि आपको ये पता हो कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची क्या कंटेंट कंज्यूम कर रही है, किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनकी मेंटल हेल्थ पे, और उसको किस तरह लिमिट किया जा सकता है। देखिए ये वो चीज़ है जो हम गवर्नमेंट के सर पे नहीं डाल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे हमने पैदा किए हैं, परवरिश हम कर रहे हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबल है कि वो कौन सा कंटेंट कंज्यूम करेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो सबसे पहले तो जो है वो पेरेंट्स की एजुकेशन है। हाँ, उसमें गवर्नमेंट का रोल ज़रूर होना चाहिए कि कैंपेन्स के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू एंड सो ऑन। तो ये तो एक बात हो गई। ठीक। अच्छा, फिर दूसरी बात ये हो गई कि देखें, एक बात हम बहुत अच्छे से समझ लें, हम कंटेंट को प्रोडक्शन साइड पे नहीं रोक सकते। आप जो मर्जी कर लें, आप जिस किस्म के कवानीन ले आएँ, आप जिस किस्म के रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बना लें, आप कंटेंट को प्रोडक्शन साइड पे नहीं रोक सकते। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी इनॉर्मिटी है उस एक्शन की कि आप, पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आपके लॉ इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी तरीके से कि वो आप हर एक को जाके चेक करें कि उसमें कोट एंड कोट वल्गैरिटी है या उसमें वायलेंस है एंड सो ऑन। तो ये नहीं हो सकता। उसमें होता ये है कि मुझे लगता है, और ऑब्वियसली सिर्फ लगता नहीं है, रिसर्चेस भी हैं, कि जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनका ज़्यादा मसला है। ओके, कंटेंट का तो है ही है वो, और वो बढ़ता रहेगा शायद, लेकिन जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनका मसला। आपने पहले ज़माने की बात की, देखिए पहले शायद हमें इसलिए नहीं फील होता था
क्योंकि पहले हमारी कंजम्पशन बहुत फ़र्क होती थी। हम जब कंटेंट कंज्यूम करते थे हम एक बहुत लिमिट में करते सही थे। बात। ड्रामाज आते थे रात से 8 से 9 बजे, मुझे याद एक है specific slot है ना। एक फैमिली का टाइम होता था जब सारे टीवी के सामने बैठते थे, फिर खबरनामा, तो वो एक कल्चर था। अब वो पैटर्न चेंज हो गए हैं, हमारी जेब में डिवाइसेस हैं, हम जब फारिग होते हैं हमने वो उठा के कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जब हमें लगता है कि हमें बच्चों से 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए तो हम वही डिवाइस उनको पकड़ा देते हैं। यस। तो ये जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न, और ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न्स है उनका ज़्यादा मसला है। अब देखिए ये बिल्कुल वही वाली बात है, आपके मुल्क में खाने बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर आप वही खाने ज़्यादा खाते रहेंगे तो आप बीमार ही होंगे ना। सही बात। तो हर चीज़ को आपको एक लिमिट में रखना है। अब वो लिमिट 2 तरीके उसमें होते हैं। एक तो लिमिट ये होती है कि आप एक्सटर्नली कोई इम्पोज करें। हमने अभी तक वंस अगेन रिसर्चर्स ने ये बताया कि जब भी आप किसी इम्पोजिशन की तरफ जाते हैं ना, एक्सटर्नली रेगुलेशन की तरफ, तो वो इफेक्टिव नहीं होती। वो इफेक्टिव नहीं होती कि फिर वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उसमें कि ये हम करेंगे तो हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सही। तो वो काम नहीं करती। फिर दूसरा तरीका होता है सेल्फ रेगुलेशन, जहां पे आप लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई ये क्यों जरूरी है आपके लिए। डिसइंफॉर्मेशन एक एग्जांपल है फॉर इंस्टेंस, राइट? आपके कवानीन भी हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, फायरवॉल लगी हुई थी एंड व्हाट नॉट, फिर भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलती रहती हैं। ऐसे ही ना, रोकना पूरी दुनिया में रोकना उनको मुश्किल है, लेकिन उसका तरीका यह है कि आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को इम्यून करें उससे। तो कंटेंट का भी बिल्कुल यही हाल है कि आपको लोगों को इम्यून करना पड़ेगा, कंटेंट को आप प्रोडक्शन साइड पे नहीं रोक सकेंगे। ओके। और क्या इसमें वो जो हम कहते हैं ना एल्गोरिदम सेट हो जाता है। देखें फॉर एग्जांपल, आज मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टूरिज़म से जुड़ी चीज़ें देखता हूँ तो बस मेरे पास वही कंटेंट आएगा, मुझे नॉर्थ नज़र आएगा या मुझे वो मुल्क नज़र आएंगे जहाँ पे लोग घूम फिर रहे हैं, मुझे वो रील्स नज़र आएंगी इस तरह की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की नज़र आएंगी। सो ऐसे में क्या हम ये कर सकते हैं कि बच्चों को एक स्पेसिफिक एज या स्पेसिफिक टाइम तक कुछ अच्छी कंटेंट से एक्सपोजर दें कि उनका एल्गोरिदम भी सेट हो जाए, जब वो उसी तरह कंटेंट देखेंगे तो उन्हें उससे रिलेटेड कंटेंट ही मिलेगा, फिर वो वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाएंगे, वो उस कंटेंट की तरफ जाएंगे नहीं, वो नजर ही नहीं आएगा उनको रील्स की फॉर्म में। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए इसमें 2-3 में पॉइंट्स आपके देखने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेसिफिकली वो जो पेरेंट्स हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एल्गोरिदम्स सैडली या अनफॉर्चुनेटली इस तरह काम नहीं करते। ओके। एल्गोरिदम्स काम इस तरह करते हैं कि वो तो प्रेफरेंसेस तो होती हैं, लेकिन एल्गोरिदम्स इस तरह काम करते हैं कि जो सबसे शॉकिंग कंटेंट होता है वो उसको ज़्यादा पुश करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं। आपने जो एग्जांपल दी थी ना शुरू में कि वो जब कोई बात करते हैं ऐसी जिसमें वायलेंस होता है फॉर इंस्टेंस, या कोई ऐसी बात होती है जिसमें कोई फौरी तौर पे शॉक एंड ऑ वाली फीलिंग आती है, वो चीज आपको बार बार नजर आ रही होती है। आपने देखा होगा आजकल, मैं विदाउट नेमिंग एनीवन, लेकिन समबडी वाज टॉकिंग अबाउट फूड और पाकिस्तान के खाने एंड वो, अब मैंने नहीं वो वीडियो देखी लेकिन वो हर दूसरे मिनट में मेरी टाइमलाइन पे आ रही होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो एल्गोरिदम समझ रहे हैं कि इसमें शॉक एंड ऑ वैल्यू है तो उसको मैंने एम्पलीफाई करना है। तो इन दैट वे एल्गोरिदम्स इस तरह सैडली काम नहीं करते। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि जब भी आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए एक सेपरेटेड अकाउंट होना चाहिए आपके, और सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स ये अलाउ करते हैं। आपके गूगल फॉर इंस्टेंस के ये अलाउ करते हैं। मेरा जो गूगल अकाउंट है उसमें मैंने अपने बच्चों के अकाउंट्स बना के ये बता के कि ये अंडर एज है उनको अपने अकाउंट से लिंक किया। ओके। तो उसका मतलब ये है कि अब वो जो कंटेंट कंज्यूम करेंगे वो उसी हिसाब से करेंगे कि वो गूगल उनको वही बताएगा कि अंडर एज कंटेंट। ओके, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होगा। एप्पल के डिवाइसेस में देयर इज अ ऑप्शन जिसमें एप्पल फैमिली बना लेते हैं आप। उसका मतलब ये है कि वो ही सिर्फ ऐप्स इंस्टॉल होंगी उनके आईपैड पे या डिवाइसेस पे जो कि एज अप्रोप्रिएट है, और वो भी तब जब मैं अप्रूव करूंगा। ओके। इसी तरह से और इसके साथ साथ फिर आप मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है, और फिर उनका लिमिट कर लें। ये भी कर सकते हैं आप कि आप 2 घंटे के बाद स्क्रीन टाइम बंद कर दें, उनका डिवाइस लॉक हो जाएगा, इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, राइट? तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो कि आपको एज अ पेरेंट समझने चाहिए, और यकीन करें मुश्किल नहीं है। अगर तो आप ये कहते हैं कि अच्छा बच्चों को मैंने एंगेज रखने के लिए अपना डिवाइस दिखा देना है, तो फिर उसमें ये होता है कि जो चीजें आपको फोन तो नहीं आपका डिसर्न कर सकता कि वो बच्चा देख रहा है, बड़ा देख रहा है, तो जो चीजें आपको नजर आएंगी एज एन अडल्ट वही उसको नजर आएंगी। और अक्सर एक छोटी सी अक्सर औकात ये होता है कि कंटेंट जनरली सेफ होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो अडल्ट अकाउंट होता है तो उसमें जो एड्स आ रहे होते हैं वो बहुत एक एडल्ट नेचर के होते हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आपको आसान काम आपके व्यूअर्स के लिए कि सबसे पहले ये देखें कि हर प्लेटफॉर्म में पेरेंटल कंट्रोल्स किस तरह काम करते हैं। छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है 5-10 मिनट की, आप उर्दू अंग्रेजी में देख सकते हैं, समझ लें
और फिर अपने बच्चों को थोड़ी डिवाइस। मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपने एक दफ़ा समझा, आपने उसके बाद जाके सेटिंग्स को अकॉर्डिंगली कर लिया, और आपके बच्चे भी जिस हद तक, मैं ये नहीं कहूँगी 100% तो महफूज नहीं हो सकते उस कंटेंट से, बट जो हम एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं कि रील्स देख रहे हैं कि जो सामने आ रही हैं, लिटरली मुझे नहीं पता लोग हंसें इस बात पे या कोई रिलेट कर सकता है मेरी बात से, नहीं। आप और मैं बैठ के किसी बारे में बात करेंगे, किसी ब्रांड के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, मैं सर्च करने की बात नहीं कर रही, मैं बात करने की बात कर रही हूँ, और वो एड्स जो हैं वो Exactly आपको same ad आ जाएगा। आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नजर आएगा, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है। एंड आई डोंट नो कि अभी वाकई जो आपने बात की ना, हम किस हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं कंजम्पशन को। कंटेंट तो कंज्यूम आप कर ही रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि, क्योंकि अभी तो आप और मैं बात, क्योंकि मैं अक्सर घर में अम्मी के साथ एक दफ़ा एक चीज़ पे बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी सामने नजर आ ऐसी कोई जाता बात है। नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब मैं घर गई तो मैंने फ़ोन देखा तो मेरे पास वो वीडियोज़, वो एड्स आना शुरू हो गए, एंड आई वाज शॉक्ड कि वाकई हम किस तरफ जा रहे हैं, या इवन हम जो बात करते हैं अब वो भी कोई तीसरा सुन रहा है। अच्छा देखें, दो तीन चीज़ें। जब मैं डिजिटल लिटरेसी की बात करता हूँ ना, तो यही बात करता हूँ, नो ऑफेंस। सबसे पहले तो ये कि जब भी आप प्लेटफॉर्म, स्पेसिफिकली गूगल के, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें पैसिव लिसनिंग लिखी होती है। ठीक है। ये गूगल के अपने ही, और ये पुरानी बात है, नई बात नहीं है, पुरानी बात गूगल है, के अपने विसल ब्लोअर्स ने बहुत दफ़ा ये बात पब्लिकली डिस्कस हो चुकी है कि पैसिव लिसनिंग हो रही होती है, विच मीन्स कि आपके फ़ोन पे पैसिव लिसनिंग इन टर्म्स ऑफ आपकी कमर्शियल प्रायोरिटीज़, ये चल रहा होता है। वंस अगैन यू सी, दिस इज़ व्हाट आई एम एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये चीज़ें हमें ज़्यादातर नहीं आम लोगों को पता होती। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब इन द डिजिटल वर्ल्ड दैट वी नीड टू यूज। अब हमने, हमारी जनरेशन ने इतने सारे फेजेस देखे हैं कि वो हमें बहुत थोड़ा टाइम मिलता है अडॉप्ट होने के लिए। अच्छा, जब सोशल मीडिया आया तो कुछ थोड़ा सा लंबा Time अर्सा मिला था था, हमें हाँ। अडॉप्ट, अब एआई में उससे भी कम अर्सा। क्विक अपडेट्स आती हैं। एग्जैक्टली। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसमें एक बाकायदा आपको पैराफर्नेलिया क्रिएट करना पड़ेगा अपने अराउंड, अपने फैमिली के अराउंड, अपने कल्चर के अराउंड, अपने डिजिटल सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी के अराउंड, कि आपने वो जो डिवाइस आपके हाथ में या जेब में है, आपने उसको किस तरह इस्तेमाल करना। अब देखिए, हमारे यहाँ एक और बात आपकी बात से लेके, हमारे यहाँ डिजिटल डिटॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड विच बॉदर्स मी सो मच। मतलब आपका वही फ़ोन है जो आपने 5 मिनट सोने से पहले भी देखना है और 5 मिनट सोने के बाद भी देखना है, और वो आपने अपने टेबल के साइड पे रखा होता है, यूजुअली सोते हुए, राइट। दैट्स अ बैड प्रैक्टिस इन जनरल। आपको इन जनरल जिस कमरे में आप सो रहे हैं उससे 1 घंटे पहले आपको अपनी स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिजिटल डिटॉक्स की बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, वंस अगैन, जो कि जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो, इससे क्या होता है, तो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग। तो ये वाला जो आइडिया है ना कि आपने अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं कि उसके साथ आपको बैलेंस किस तरह करना है अपनी लाइफ। ये वही वाली बात है, गाड़ी हमारे पास है, हम सुबह ऑफिस में चले जाएंगे, बैठ जाएंगे जाके, अगर हम वॉक नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास गाड़ी है, तो अल्टीमेटली इट्स गोना रियली प्रूव, यू नो, आपके लिए हार्मफुल होगी। एब्सोल्युटली। सेम गोज फॉर द मोबाइल डिवाइस दैट यू हैव इन योर हैंड। इसका मतलब है वो डिजिटल डिटॉक्स तो बड़ा ज़रूरी हो गया। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ना सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में मेरे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम हर रोज़ के हिसाब से 2 घंटे है, और ऑल्टरनेट डेज पे डिजिटल डिटॉक्स है। सो मसलन आज अगर उन्होंने 2 घंटे स्क्रीन टाइम, और 2 घंटे भी ये नहीं कि पैसिव व्यूइंग है, 2 घंटे में हमने डिवाइड किया हुआ है कि 2 घंटे में आधे घंटे आपको इंटरैक्टिव टाइम मिलेगा जिसमें आप गेम्स खेल सकते हैं, आधे घंटे आप पैसिव व्यूइंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस आपने कोई देखनी है, और सिर्फ वो जो कि आपके एज रेटेड हो। फिर आधे घंटे आप रिसर्च कर सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, बट नॉट 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे ये आप प्ले स्टेशन खेल सकते हैं, ये 3 घंटे का टाइम। और अगले दिन आपका पूरा डिजिटल डिटॉक्स है। उसका मतलब ये है कि आप किसी किताब पढ़ लें, लेकिन मोबाइल को हाथ नहीं, या आईपैड को, या अपने नोटबुक को हाथ नहीं लगाएं। I'm sure आपके बच्चों का फोकस बहुत हाँ, तो अच्छा वो होगा। इसी वजह से अब नाउ दे हैव स्टार्टेड रीडिंग। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो अपनी बुक क्लब की मीटिंग्स डिजाइन कर रहे हैं, वो यू सी हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं, वो अपने दोस्तों से बजाय इसके कि वो इस पे बात करें कि हमने आज फलाना डिवाइस ले लिया, फलाना डिवाइस ले लिया, वो इस पे बात कर रहे हैं कि अब हमने 4th बुक पढ़नी है हैरी पॉटर की, तो उसमें क्या होगा। यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग। तो दिस कल्चर नीड्स टू बी, ये नहीं होता कि ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, पेरेंट्स ने डेवलप करना ये है। आपको बनाना पड़ता है, और जबरदस्ती बनाना पड़ता है, बिकॉज आपके बच्चे रेजिस्ट करेंगे, रोएंगे, चीखेंगे, वो दैट्स वेरी नॉर्मल, दैट्स वेरी नेचुरल।
हमारे यहाँ ही होता है, अब बच्चा रो रहा है, मोबाइल फोन पकड़ा, सबसे गलत प्रैक्टिस। दिस इज और इसमें भी आई थिंक आपने बड़ा अच्छा इसमें रेज किया कि वो जो अपना फोन हम देते हैं वो तो ज्यादा बड़ी गलती हम बहुत करते हैं। खतरनाक है। आप तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बस मेरा ही फोन कुछ देर को यूज करे, वो ज्यादा बड़ी गलती है। बहुत उसका खतरनाक सेपरेट है। फोन हो, लेकिन पेरेंटल कंट्रोल हो, जिसमें आपने रखा हुआ है कि अच्छा 2 घंटे, जो कि बड़ा अच्छा का डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट 2 आवर्स, वो 2 घंटे में कंजम्पशन उसकी क्या है ये भी मैटर कर रही होती है। असल तब ये तो बात हम बच्चों की कर रहे थे, बट जो बड़े कंज्यूम करें, जो आपने कुछ देर पहले बात की ना कि वो एक वीडियो सामने आ रही है, बार बार खानों की बात करते हैं, बिकॉज ज़रा उस खातून का पॉडकास्ट हुआ, वो बहुत ज़्यादा उसकी वीडियो सामने आना शुरू हो गई कि इसमें लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया उनको। मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था। मुझे तो नहीं लगा कि उसमें कोई गलती उस खातून की थी, मुझे सारा लगा कि वो जो पॉडकास्टर थे साहब जिन्होंने ये सवाल किए थे, आई मीन ये सवाल क्या सवाल है? आप किसी खातून को बिठा के पूछ रहे हैं कि आपने एक्रेलिक्स क्यों करवाए हुए हैं और ये कितने अर्से चल जाते हैं और आपने ज्वेलरी कितने की है? आई मीन व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? मेरे समझ से बाहर हैं। सो ये जो पॉडकास्टर्स हैं या जो इंटरव्यू करें, जो होस्ट हैं, ये जिम्मेदारी तो उनकी भी है, वो ऐसा कंटेंट क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन गेस्ट से आप सवाल करेंगे कि अच्छा जी आपने बालों पे क्या लगा, वो जवाब देगा या देगी। आपने नाखूनों को क्या किया है? जवाबात में भी मसला था ना। मुझे जवाब मसला नहीं लगा, सभी उसकी पर्सनल चॉइस है। नो मसला इन द सेंस के पर्सनल चॉइस अपनी जगह पे, बट ऑब्वियसली तो सवाल है ना सिर्फ कि कितने का किराया कर। अब वो तो लोगों के ऊपर उन्होंने किस तरीके से उसको परसीव किया और उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, वो तो हमारे ऊपर भी थोड़ा सा है कि हम किस तरीके से, कोई अगर नहीं देसी खाना खाता तो वो नहीं खाता ना। लेकिन मसला यहाँ पे ये था कि वो दूसरों को भी क्रिटिसाइज करी थी ना, फिर लोग तो ऑब्वियसली वो देखिए वो पॉइंट गलत है। लकड़ी लड़की बकरा खाते हुए कैसी लगेगी? मतलब लड़की बकरा, मैं भी बकरा खाती हूँ और भी लड़कियां खाती, आप नहीं खाते आप ना खाएं, लेकिन देन अगेन बात वही है कि आप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंटेंट सामने आ रहा है तो ऑब्वियसली उसमें हर एक का अपना एक पर्सपेक्टिव तो होगा ही होगा। मेरा इस पे बहुत डिफरेंट व्यू है और मुझे नहीं पता कि कितने लोग इससे एग्री करेंगे। देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी जंगल में जाते हैं ना, रेन फॉरेस्ट में जाएंगे तो रेन फॉरेस्ट में ना पूरा आपको एक इकोसिस्टम मिलेगा। सही है। वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो कि आप खाएंगे तो आपके लिए सुपर फूड्स होंगी, और ऐसी चीज़ें भी मिलेंगी जो आप खाएंगे एंड प्रॉब्ली पॉइजनस होंगी। वहाँ पे आपको ऐसी जानवर भी मिलेंगे जो कि शायद आपको कुछ ना करें, लेकिन वहाँ पे ऐसे मच्छर भी मिलेंगे जो कि आपको काटेंगे तो आपको डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा या कोई फीवर हो जाएगा। तो लेकिन वो जो इकोसिस्टम है ना, वो उस फॉरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक भी स्पीशीज को निकालेंगे ना उसमें से तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। मसलन आप वहां पे मच्छरों को मार देंगे तो वो जो जानवर जो मच्छर खा के जिंदा रहते हैं वो मर जाएंगे एंड वो पूरा एक साइकिल चलेगा। ऐसे ही है। तो इंटरनेट का जो कंटेंट है उसका भी ऐसा ही इकोसिस्टम है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, और इंटरनेट नहीं कहीं का भी, फॉर इंस्टेंस नेटफ्लिक्स की बात कर लें आप, किसी भी प्लेटफॉर्म का किसी भी कंटेंट का इकोसिस्टम एक फर्क है। वहां पे कुछ ऐसी चीजें जो हमें पसंद नहीं आती और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं, हमें पसंद आती हैं एंड सो ऑन। सही है। अब वो हमारा अपना ओपिनियन है, हमारी अपनी चॉइस है। ये भी हमारा ओपिनियन है कि हम वो जो खातून है या जो भी है उनके व्यू से अग्री करें कि ना करें। मेरा ओपिनियन है, मेरी चॉइस है, आपकी भी चॉइस है। ये भी हमारा ओपिनियन है कि वो जो साहब पॉडकास्ट कर रहे हैं उनको हम क्रिटिसाइज ना करें, हमारी अपनी चॉइस है। Agreed. लेकिन ये भी उनकी अपनी चॉइस है कि वो कंटेंट किस किस्म का क्रिएट करते हैं, बिकॉज हमारे पास भी चॉइस है, उनके पास भी है। नहीं, बट समहाउ रिस्पांसिबिलिटी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। अब देखिए, रिस्पांसिबिलिटी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। अब हमारे सहन में सवाल ये होना चाहिए कि वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। देखिए, ग्लोबली और हमारे कवानीन में भी लाइन वहां पे हम ड्रॉ करते हैं जहां पे नंबर 1 किसी के लिए हार्म क्रिएट हो रहा हो। हार्म से मुराद कि डायरेक्ट वायलेंस क्रिएट हो रहा हो, मसलन कोई इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही हो। लाइन हम वहां पे ड्रॉ करते हैं जहां पे लेट्स से कोई रिलीजियस किसी किस्म की हार्मनी को डिस्टर्ब किया जा रहा हो। ठीक है। लाइन हम वहां पे ड्रॉ करते हैं जहां पे किसी किस्म के क्रिमिनल एक्ट को बंदूकें दिखा के एंड सो ऑन सो फोर्थ प्रमोट किया जा रहा हो। ये वो हमारे कवानीन की बात करूं, वहां पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब उससे बाद जो चीजें हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है, वो एथिक्स के बारे में आ जाती है। अब देखिए, एथिक्स सबकी फर्क होती हैं। आपके मॉरल्स एथिक्स फर्क होंगी, मेरी फर्क होंगी, XYZ की फर्क होंगी। तो हम उनके मॉरल्स और एथिक्स पे उनको क्रिटिसाइज तो जरूर कर सकते हैं, बट ये शायद कहना कि वो कंटेंट ना बना, ये भी हमारा अपना व्यू है, लेकिन किसी किस्म की इन्फोर्समेंट उन पे नहीं कर सकते। एक तो ये बात है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये एल्गोरिदम का एक फैशन बन गया। अब थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं। अब वो एल्गोरिदम का फैशन ये है कि अगर आपने व्यूज लेने हैं, पैसे कमाने हैं, तो आप यू हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सैडली मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा या मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हो क्यों रहा है। अब कुछ लोगों ने ये देख लिया है कि इस तरह काम करता है और वो इसको इसी तरह ही प्ले करते हैं। सही है, लेकिन मसला फिर वहां पे इसमें एक और उसकी साइड भी है। दूसरी साइड ये है कि हम जो है वी इन अ वेरी गुड वे
very cultural, very artistic way, we are a nation of trolls. और हम नेशन ऑफ मीम्स, नेशन ऑफ ट्रोल्स, और हमने वो बहुत फनी तरीके से भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम कितना ज़बरदस्त तरीके से ट्रोलिंग कर सकते हैं. वैसे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में हमने कितना अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेट किया. नो डाउट कि हम ब्यूटीफुली यू नो सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, मीम वॉर्स भी हम किस तरह कर सकते हैं, राइट? So in that way, we are also a nation जहाँ पे we have a certain amount of humor as well. We have a certain amount of artistic kind of disposition as well. जहाँ पे हम एक हर चीज़ को मजाक में लेते हैं, थोड़ा सा उसको ट्रोल करते हैं. That's also our way of kind of you know taking things a bit lightly और अपनी ये भी normal हमारा life से culture ही निकल बन के. गया है. तो I think it's very normal. I think it's very fine. अब you know a lot of people got really entertained by कि मैं बकरा नहीं खाती है. देखिए बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने उस पे फिर कंटेंट क्रिएट किया. Exactly, right? तो ये भी हुआ. That's you know in my लेकिन आप बकरा खाती कैसे लगेंगी? In my personal view, this is meme culture. This is meme culture. We are laughing about it. We are talking about it. 4 दिन बाद हम ये भूल जाएंगे. कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई harm अच्छा create हो रहा है, ये तो violence देखिए, ये create तो हो रहा है. चलें एक लाइटर नोट पे एक चीज़ थी, हंस रहे थे लोग. मुझे नहीं लगता उससे किसी की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ा होगा. मुझे भी नहीं लगता. सच उस तरह से, बिकॉज वो पर्सनल चॉइस है, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था. सब हंस रहे हैं, हम भी यहाँ पे बैठ के लाइटर नोट पे डिस्कस करें. बट देन अगेन कुछ ऐसा कंटेंट, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ठीक है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई क्या क्रिएट कर रहा है, बट हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी चाहिए कि आप किस तरह से लोगों को बुला रहे हैं, आप उनसे सवालात क्या कर रहे हैं, आप नॉर्मलाइज किस चीज़ को कर रहे हैं, आप ग्लैमराइज किस चीज़ को कर रहे हैं, पैसे कमाने के आसान तरीके किस तरीके से बता रहे हैं जो कि हराम भी उस हराम के ज़ुमरे में भी आते हैं. एट द सेम टाइम कोई अनएथिकल वे में भी चीज़ें होती हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा होता है. ये हमारे बच्चों की, हमारे यंगस्टर्स की जहन साजी हो रही है और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एक प्लेटफॉर्म है जिस पे ठीक है मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, आप मेरे कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं आपके कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर एथिकली उन पे लाजमी आती है. एथिकली आती है. मैं फोर्सफुली तो कुछ मना नहीं कर सकती यहाँ पे बैठ के, बट कम से कम इस बारे में बात ज़रूर की जा सकती है कि ये सही है और ये गलत है. और फिर जाहिर सी बात है जब लोग ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो फिर जब बाकी लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो सही और गलत की तमीज़ पता चलती है. सो ये भी ज़रूरी है कि जब आपको कोई चीज़ गलत लगे उसको गलत कहें, उसके बारे में बात करें. आप उसको ट्रोल करना चाहते हैं आप करें, ताकि एक और पर्सपेक्टिव सामने रखा जाए और हमारे यंगस्टर्स, हम लोग इनफैक्ट हम सब उस कंटेंट को भी कंज्यूम करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, सही गलत की पहचान कर I सकें. completely agree This with is you. very और ये जो आप बात करी ना, this is a part of the ecosystem. अगर उनके पास अपना कंटेंट बनाने की आज़ादी है तो आपके पास, हमारे पास अपना ओपिनियन देने के लिए उस कंटेंट पे भी आज़ादी है और ये बताने के लिए कि उसमें क्या गलती है या क्या नहीं है. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोसिस्टम, राइट? कि हर बंदा अपनी एक चॉइस देता है. प्लस जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हम सब जो बात करते हैं कि कैसे उनको मैच्योर किया जा सकता है, कैसे और बेहतर किया जा सकता है. अच्छा, मैं इसमें सॉरी एक बात ऐड जरूर करना चाहूँ विद योर परमिशन. देखिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंटेंट पहले किसी ज़माने में हमने मॉनिटर किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे. बस मैं विदाउट नेमिंग एनी वन प्लेटफॉर्म, विदाउट नेमिंग द काइंड ऑफ कंटेंट, हमने कुछ रिसर्च की थी जहाँ पे हमने देखा था कि कौन सा इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, डायरेक्ट इंसाइटमेंट. ओके. और वो रिसर्च इतनी खौफनाक हो गई थी कि हमने पब्लिश नहीं की, क्योंकि हमें लग रहा था कि उसमें इतना ज़्यादा वायलेंट मटेरियल आ गया है कि वो, ऑल्दो इट्स एन एकेडमिक रिसर्च बट इट मे क्रिएट मोर हार्म. ओके. तो ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से चीज़ें वाकई बहुत इंप्रूव हो गई हैं. वो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ विदाउट नेमिंग देम, उन्होंने वाकई अपनी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस बहुत इंप्रूव की हैं और अब हमें बाकायदा उस पर एक चेंज नजर आता है. That's good. तो अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपके कानून को, आपके लॉज को, आपके हर किस्म के मवाद को एक्शन में आना पड़ेगा, उसके बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है. और तब होगा जब देखिए इस पे ज़्यादा बात होगी, and that's why we are generating this discussion. ऑफ पाकिस्तान इस वक्त आलमोस्ट 9,90,000 बंदा गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है. ठीक है. 2.5 लाख प्लस रेस्टोरेंट एंड होटल इस मुल्क में है. रेस्टोरेंट ऐसा जो 50,000 का रेवेन्यू डेली कर रहा है से 50 लाख रुपए रेवेन्यू डेली करने वाला रेस्टोरेंट भी पाकिस्तान में मौजूद है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है. ठीक है. और हमारा जो स्ट्रेंथ है वो तो हमारी आबादी है. 25 करोड़ के मुल्क में अगर आप कोई भी काम इसमें करते हैं फूड इंडस्ट्री में, तो एंड इफ़ यू डू इट वेल,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो चीज़ जो है वो आगे ना बढ़े। हमने बहुत सारे कियोस्क से लोगों को देखा कि उन्होंने रेस्टोरेंट बना लिए बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट से काम करके। तो वो मैं ये समझता हूँ कि पोटेंशियल भी बहुत है, एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमारी जो लोकल टूरिज़्म है यही जब प्रमोट आना शुरू होती है और इतना लोग ट्रैवल करते हैं तो स्पेंडिंग आपको पता है कि हमारे मुल्क में फिर बहुत ज़्यादा होती है और ये बिजनेसेस को इससे बहुत ज़्यादा फ़रोग मिलता है। तो बिज़नेस साइड तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मैं जब देखता हूँ कि इसमें बहुत नए लोग आ रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। ओके, क्या एक्सपर्टीज भी है उनके पास अब? बिकॉज अब तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं, डिजिटल दौर है, एक दूसरे से ऑब्वियसली एक लर्निंग का प्रोसेस तो चलता है। अच्छा देखें, यहाँ पे मुझे ये लगता है कि पॉजिटिव साइड पहले बताता हूँ कि गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग ह्यूजली ऑन दिस साइड। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के ऊपर मेरे ख्याल है इस दफ़ा भी को 300 बिलियन प्लस का उन्होंने बजट रखा है कि यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी, टेक्निकल स्किल्स में ट्रेंड किया जाए। क्योंकि देखिए अगर टेक्निकल स्किल्स में हम ट्रेंड नहीं हैं तो हम फिर ये वाला काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो स्किल साइड पे काम बहुत हो रहा है, और अगर हम वो स्किल सीख के आएंगे तो फिर तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं अगर इसको इंटरनेशनल लेवल की स्किल सेट की बात करूं तो पाकिस्तान में अभी भी बहुत काम होने वाला है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को इस लेवल पे ट्रेंड करें कि वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि देखें दोनों एरियाज़ हैं, एवरीवन कैन नॉट बी एन एंटरप्रेन्योर, ये तो एक गिवन है, बिकॉज इसके लिए आपको एक डिफरेंट माइंडसेट चाहिए, Absolutely. एक डिफरेंट रेजिलियंस चाहिए कि आपके लिए रोज़ाना उस काम को करना डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ फेलियर्स भी आ रहे हैं, सेटबैक्स भी हैं, तो आपको ज़्यादा रेजिलियंट होना चाहिए। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है वो चूँकि 25 करोड़ के मुल्क में यूथ है जो कि जिसका के नंबर बहुत बड़ा है, तो उसको मेरा ख्याल है दोनों एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप में भी और जॉब के लिए भी रेडी करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेहतर स्किल सेट के साथ लोगों को ट्रेंड करें सो दैट दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इन अ लार्जर वे। अच्छा, वो जो 78% की आपने बात की जो कि जी। बिजनेस बंद हो जाते हैं, इसकी क्या वजह यही है कि वो उनके पास वो राइट एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, वो डिग्री नहीं होती, वो नॉलेज नहीं होता, और कि वाकई वो डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स ये बहुत ज़रूरी होता है? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट जो क्लोज होते हैं उसमें बेसिक स्किल सेट, क्योंकि देखें ये बिजनेस है पेरिशेबल आइटम का, ऐसे ही है। आपको जो मटेरियल आज लिया है अगर वो कंज्यूम नहीं होता विद ज़ाया द हो नेक्स्ट जाएगा। 3 ज़ाया हो जाएगा। हर रेस्टोरेंट के फेलियर के पीछे आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी बहुत बड़ी। नंबर 1 उनकी फूड कॉस्ट, कि फूड कॉस्ट राइज हो जाती है बिकॉज आपके पास जो है वो वहाँ पे उतनी कंजम्पशन नहीं है तो वेस्टेजेस हो गई तो आपकी फूड कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड है स्किल सेट, आपके पास चूँकि सबसे ज़्यादा स्किल्ड बंदा आपको चाहिए शेफ़। अगर आपके पास अच्छा शेफ़ नहीं है, आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, फूड बहुत अच्छा है, सेकंड टाइम आप जाते हैं वो फूड की क्वालिटी नहीं है, तो आप पहला क्वेश्चन यही करते हैं, यार आपका शेफ़ तो नहीं बदल गया, आपकी टीम तो नहीं बदल गई। तो यहाँ टीम बहुत जल्दी बदल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एज अ ओनर दोनों में से कोई एक काम बहुत अच्छा आना चाहिए, इधर यू आर अ गुड शेफ और अ गुड सर्विस प्रोवाइडर। और आई मस्ट ऐड हियर, मुझे पता है इसमें किसी ब्रांड का नाम हम ज़ाहिर नहीं ले रहे, जैसे कि यू मस्ट हैव हर्ड बाबर पास्ता, क्योंकि बड़ा मशहूर हो गया वो इस्लामाबाद में जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर शेफ नेम बाबर। तो ये शेफ अगर अच्छा हो तो बिजनेसेस वैसे ही ग्रो करना कर शुरू जाते कर हैं। देते हैं। जी एग्जैक्टली। और अगर शेफ बहुत अच्छा हो, उसको मैनेजरियल साइड का जो नॉलेज ना हो, तो भी डिजास्टर इसलिए हो जाता है कि आप बहुत अच्छा फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट सर्विस जो है वो बैकबोन है किसी भी बिजनेस की। True. अगर आपको अच्छा फूड मिल रहा है विद बैड सर्विस यू विल नॉट गो देयर। ऐसे ही है। विद द ऑर्डिनरी फूड यू कैन गो मल्टीपल टाइम्स कि यार service वहाँ अच्छी सर्विस है। बहुत अच्छी है, जो ही आप जाते हैं आपको रिकग्नाइज करते हैं, आपको सर्विस देते हैं बहुत अच्छी, टाइमली देते हैं, यू डोंट नीड टू कॉल एवरीवन के भाई हेलो एक्सक्यूज मी। सो इसका मतलब ये है कि सर्विस, सो बोथ थिंग्स सक्सेस के लिए मेरी नज़र में दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा। और इसके लिए आपका क्वेश्चन था कि डिप्लोमाज, और तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इवन नेवटेक के प्लेटफॉर्म से इतने डिप्लोमाज और सर्टिफिकेट प्रोग्राम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अगर आप उनको सही तरीके से कर लें, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बिफोर गोइंग टू अ बिजनेस आप कहीं थोड़ा सा काम कर लें, अंडरस्टैंड द एक्चुअल डायनामिक्स जो वहाँ पे हो रहे हैं, जो किचन में आपको खड़े होके प्रेशर में विद इन नेक्स्ट हाफ एन आवर 10 डिशेज निकालनी है, उसके प्रेशर में और इसमें कि आई कैन कुक एट होम
बहुत फ़र्क है। एंड आई थिंक उसमें ये भी है कि आपने वेस्टेज कैसे कम करनी जी। है, वो जो लूप होल्स हैं, वो जो लीकेज हो रही है बहुत सी चीज़ों की, जी। उसे कैसे आपने मिनिमाइज करना है। देखो अच्छा, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा चैलेंज है अभी। उसने जी। भी तो कितना बिजनेसेस को, टूरिज्म को मुतासिर किया है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस सिचुएशन को आप देख रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान दो केस के अंदर दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो वो उन कंट्रीज़ में आता है जो सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं इससे। बिल्कुल, चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा हिट हो रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो बेस्ट है, अभी हम थोड़ी सी जब आप कन्वर्सेशन कर रहे थे स्टार्ट में, तो यू सेड समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट कि हमने साउथ में कुछ डेवलप नहीं किया। सिंस हम कोई अल्टरनेट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं कर सके, तो हम समर में भी नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं और हम विंटर्स में भी वहाँ जाना ऐसा ही चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में विंटर्स आपका साउथ का बेस्ट है। एब्सोल्युटली। आप इससे ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते। ग्रीन फील्ड्स हैं, येलो फील्ड्स हैं, आप जितना अच्छा वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अल्टरनेट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाए, ताकि जो सर्टेन डेस्टिनेशंस पे प्रेशर है इस वक्त वो कम हो जाए, वो कम से कम हो। कोटली सतियाँ इज बीइंग डेवलप्ड, एक्सीलेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक और मैग्निफिसेंट पंजाब के नाम से अभी इनिशिएटिव लिया है, जिसमें वो साउथ साइड को बहुत मैसिवली डेवलप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स ये डेस्टिनेशन जब बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं, तो एक तो ये प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है, हमें हार्ट स्ट्रक्चर को कम से कम करना है इन डेस्टिनेशंस पे जहाँ पे इको फ्रेंडली बनाना है। इको फ्रेंडली। और हमारे यहाँ ये है कि हमारा ज़्यादा जो तवज्जो अभी भी है वो हार्ट स्ट्रक्चर के ऊपर है, विच इज़ एक्चुअली डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड ऑफ द डे। तो मुझे ये लगता है, हमारे सामने अताबाद लेक की है, आप देख लें उसके आज क्या हाल है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और हमारी जो रेगुलेटर्स हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको वो फ्रेमवर्क पहले दिन से होटल ओनर्स को देना चाहिए कि आप एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे सर्टेन नंबर ऑफ होटल्स, रूम्स या रेस्टोरेंट्स से ज़्यादा फर्दर डेवलप ना होने दें। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर आप इटली की मिसाल ले लें, आप स्पेन की ले लें, दे हैव इम्पोज्ड टैक्सेस कि अगर आप इस सर्टेन डेस्टिनेशन पे महीने में 1 लाख बंदा विजिट करता था, तो वो ये कह रहे हैं कि 10,000 करेंगे। वी विल कलेक्ट डबल टैक्स फ्रॉम देम, ताकि उस डेस्टिनेशन के ऊपर प्रेशर कम हो। प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली डेस्टिनेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल होंगी। ये जगह जो हमने अच्छी देखी हैं, तो 100 साल बाद भी वो अच्छी हालत में अवेलेबल होनी चाहिए। सही बात है। तो जो कि देखें, हम खुद ये कह रहे हैं कि साउथ में हमने काम उस तरीके से नहीं किया, दैट मीन्स कि साउथ में पोटेंशियल तो है और टैप कर सकते हैं हम बहुत। वाई टू टैप नॉर्थ अगेन, ज़रूर करें, ज़रा मैं ये नहीं कह रहा ना करें, बट साउथ में पोटेंशियल बहुत है और अनटैप्ड है। अनटैप्ड टोटली। देखिए, साउथ में आप बहुत दूर भी ना जाएं, आप सिर्फ अगर भावलपुर, रहीमयार खान और यहाँ तक देखें, तो हमने तो इसको भी नहीं किया हुआ। आपके पास सिर्फ ये थल रैलीज और 1-2 ये जो उस एरिया में ये मेगा इवेंट्स होते हैं, जो कि 3, 4, 5 दिन 1 वीक का इवेंट है। इसके अलावा तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो कहना चाहिए कि रेडार पे इस वक्त है कि साउथ को डेवलप किया जाए। कोटली सतियाँ को भी मैं इस तरह देखता हूँ कि मरी में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। बिल्कुल ऑल्टरनेट है उसका। ठीक है, तो अल्टरनेट है। अगर हाफ हम कर देते हैं, इफ 10,000 पीपल आर विजिटिंग एवरी वीक, 5,000 उधर जा रहे हैं, 5,000 उधर, टूरिस्ट भी एंजॉय कर सकेंगे। अभी लोग बेशक जाते हैं वहाँ पे, लेकिन लोग यही कहते हैं कि क्योंकि रश बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं ना, ऑब्वियसली ओवर क्राउड जब जहाँ पर हो जाता है, और फिर ट्रैफिक भी रोकनी पड़ती है, अक्सर लोग जा नहीं पा रहे होते, तो ऑब्वियसली वो मैनेज एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ऐसे में मुझे लगता है जो हमारे ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, मैं हमेशा इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ, और इनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज अभी भी देखें, जो हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा किरदार है इनका पूरी दुनिया तक पाकिस्तान का एक बहुत पॉजिटिव इमेज पहुँचाने में। वो भी साउथ को टैप करें, ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह नॉर्थ जाकर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत हद तक नॉर्थ को अब प्रमोट कर दिया गया है, मजीद करने की ज़रूरत है, जितना करना चाहें जरूर और अच्छा नहीं, मैं इसमें ऐड करूँ कि जो नॉर्थ की हम बात करेंगे, देखें कुछ व्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि नॉर्थ स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे जमशेद बर्की बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह से वो काम करते हैं, हम देखते हैं वो नई नई वैलीज में, मेडोज में जा रहे होते हैं, और फिर बताते हैं 8-8 घंटे की हाइक, और वो नए स्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं। तहसीन राजी हमारे पास बहुत दफ़ा आते हैं, वो नॉर्थ टू साउथ कैप्चर करते हैं, वो गवादर तक भी जाते हैं, वो बलूचिस्तान को भी टैप करते हैं। इस तरह से और बहुत से व्लॉगर्स हैं। हम सभी की ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादा जो रुख है वो बहरहाल नॉर्थ की तरफ है, और इसमें ये होता है जब कोई कहता है ना जी मैंने ये जगह एक्सप्लोर कर ली, तो मैं वो कहता हूँ मतलब वो तो हुई भी थी जगह ऑलरेडी, मतलब लोगों ने उस पर इतने व्लॉग्स बनाए हुए थे, गो टू
some new place, new spot, and why not South? हाँ, पर South में वही बात है कि winters are the better spot. बिल्कुल देखिए हमारे पास तो विंटर, आप ये सोचें कि आपके पास जब दिसंबर की वेकेशंस आती हैं तो भी तो हमारा ज़्यादा जो फोकस है वो नॉर्थ साइड पे होता है। मरी होता नहीं सीधा सीधा हालांकि आप ये देखें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी बेस्ट टाइम है आपके साउथ में ट्रैवल करने का, और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट, मैं आपने चूंकि अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल की बात की, तो मैं थोड़ा सा उसको इस तरह से लिंक करना चाहता हूँ कि हमने पिछले 60-70 साल में पोटेंशियल की बहुत बात सुनी है। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट हम पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर सके। देखें K2 का हमारे पास होना, ये तमाम वैलीज़ का हमारे पास होना, इसमें वैसे हमारा कोई किरदार नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया है, ठीक है जी। अब हमारा जो रोल था वो ये था कि हम इन डेस्टिनेशंस को इस तरह से प्रमोट करते कि इक्वली लोगों को ट्रैवलिंग का मौका मिलता। आप ये देखें कि इस साइड इस्लामाबाद का बंदा साउथ में बहुत कम जाता है, सही बात। इवन पेशावर के लोग, क्या वो नहीं जाना चाहेंगे कि साउथ पंजाब को देखा जाए? तो इसका मतलब है कि ये डेस्टिनेशंस जो हैं इस लेवल पे अगर डेवलप हो जाएं तो एक तो इकॉनमी में तमाम प्रोविंसेस जो हैं वो उनके अंदर एक जो है ना वो बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। और मैं ये जो पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस की बात भी करता हूँ तो आई थिंक द बेस्ट रेसिपी इज़ कि 3 एरियाज हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हो जाए। नंबर 1 के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फेडरल और प्रोविंसेस के अंदर। दूसरा, आप सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, सस्टेनेबल डेस्टिनेशंस, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स जो है ना ये। और थर्ड मेरा ख्याल है कि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, अगर ये 3 चीज़ें, क्योंकि कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा। लाहौर में आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको खाना बहुत अच्छा पॉकेट्स में मिलता है, पॉकेट्स में मिलता है। तो आपको ये 3 चीज़ें अगर अक्रॉस द बोर्ड आप ले आएँ तो आई थिंक कि ये हमारा जो पोटेंशियल है ये परफॉर्मेंस बन सकती है पाकिस्तान की, ये जो इंडस्ट्री है। और इसी हॉस्पिटैलिटी को एआई ने किस तरह तक इम्पैक्ट डाला है? पॉजिटिव डाला है, नेगेटिव डाला है? हाउ डू यू? वेल, मैं तो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ एआई इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बिजनेसेस, क्योंकि मैं उसको कतन भी इस तरह नहीं देख रहा कि ये बहुत सारी जॉब्स जो हमारी, बिकॉज देखें वी आर इन द इंडस्ट्री ऑफ ह्यूमन टच, इसके बगैर तो ये काम होना नहीं है। लेकिन मैं एआई को इसलिए पॉजिटिव देखता हूँ कि हम गेस्ट के एक्सपीरियंस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं इस वक्त जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ वो ये है कि डिस्कवरेबिलिटी ऑफ योर बिजनेस थ्रू एआई, क्योंकि देखें अब जो गूगल है ये आपको उस तरह से डिस्कवर नहीं करवाएगा जिस तरह पहले करवाता था। अब आपको बहुत सारे ऐसे काम करने हैं कि थ्रू एआई आप डिस्कवरेबल हों। मैं ये समझता हूँ कि जो कस्टमर सर्विस को इस वक्त थ्रू एआई इम्प्रूव किया जा सकता है। देखें, आपकी सर्टेन चॉइसेस हैं, आपके पास आपके सोशल मीडिया हैंडल है, आई कैन सिंपली सी कि जी आपकी चॉइसेस क्या हैं एंड आई कैन सर्व यू अकॉर्डिंगली व्हेन यू आर कमिंग टू माय होटल। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दिस इज लाइक ब्लोइंग समबडीज माइंड। यार अच्छा, हाउ आई केम टू नो कि जी आपको चिकन शाशलिक पसंद है या आपको जो है वो स्पाइस लेवल क्या पसंद है। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, लेकिन क्या इतना इन्वेस्ट कोई कर पा रहा है? आई मीन मैनेजमेंट देखें, इस वक्त करना ही पड़ेगा। देखें, अल्टीमेटली आपको करना है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि इवन एज अ प्रोफेशनल्स अगर हम में से कोई बंदा एआई को यूज़ नहीं करता तो वो तो रह जाएगा, वो तो आगे नहीं जा सकता, क्योंकि हमें ज़रूरी है कि हम इसको यूज़ करना शुरू करें। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, पिछले 2 साल में हमने बहुत मैसिव चेंज देखी है। कुछ चीज़ें हैं जो फिंगर टिप्स पे ऐसे आ गई हैं कि अगर आपको $1000 लगा के वो चीज़ सर्विस लेनी पड़ती थी तो आपको फ्री में मिल रही है। अगर आप $20 क्लाउड को पे कर देते हैं, चैट जीपीटी को पे कर देते हैं, तो आप वो डाटा ले सकते हैं जो डाटा मैं और आप सोच भी नहीं सकते। और इतने डाटा सेट से वो चीज़ आपको रिफाइन करके आपके सामने आ सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, ऑर्गेनाइजेशंस अगर टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं करती तो दे विल लेफ्ट बिहाइंड। अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरा रिजॉर्ट स्कर्दू के फार फ्लंज एरिया में बहुत अच्छा है और जो आएगा मैं उसको इतना मुतमैन करूँगा कि वो बाहर जाके मेरी सर्विसेज की जो है ना वो धूम मचा देगा, नो, यू नीड टू वर्क ऑन द टेक्नोलॉजी साइड ताकि आप डिस्कवरेबल हों, लोगों को पता हो। और हम उसमें ये कहते हैं कि जब आप डिस्कवरेबल होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर एडीआर रेवपार अचीव कर सकते हैं। आप सर्टेन रूम जिसको आप मे बी 5000 पे सेल कर रहे थे विद द बेस्ट एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, सेम रूम कैन बी सोल्ड एट 10,000 रुपीज़। एब्सोल्युटली। आप बहुत अच्छा, आपको क्या ज़रूरत है कि आप कहें कि मैंने लो रह के ही ये काम करना है, आप सर्विस स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छा करें। तो मैं एआई को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, इसकी इंटीग्रेशन को इन द इंडस्ट्री एंड इवन इन एजुकेशन सेक्टर, कि इसके बगैर जो है वो
आप मेरा ख्याल है कि उस लेवल पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप डिलीवरी नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो एआई आपको हेल्प कर सकता है वो नहीं डिलीवर कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपके रेस्टोरेंट में भी एक महीने में 500 बंदा आता है, आपको उसका एनालिसिस करना है कि लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग, 1 क्लिक पे आपको ऐसे डाटा सेट वो दे सकता है कि क्या आपको इम्प्रूव करना है, व्हाट आर 2 थिंग्स इन योर रेस्टोरेंट यू नीड टू इम्प्रूव टू गेट दीज थिंग्स अप टू दैट लेवल। ये पहले पॉसिबल नहीं था हमें, मतलब आई स्टार्टेड इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन 95, इट्स बीन 30 years। आई हैव सीन वो जिसको हम कहते हैं कि हाथों से पेपर फिल करने वाले काम से लेके आज एआई तक, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। सेम बंदा है, जो प्रोडक्टिविटी वो दे सकता है वो प्रोडक्टिविटी कभी अवेलेबल ही नहीं थी। और देखें अब आपके बात भी ठीक है, अगर आप नहीं अडैप्ट करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और फिर आप बिजनेस में लॉस करेंगे, बिकॉज वाकई अब आप शिफ्ट आ गया ना, ये काफी इसको आपको चेंज को एक्सेप्ट भी करना है और आपको इस रेस में जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपने इन्वेस्ट करना है, एफर्ट पुट करनी है एंड देन एआई को इंटीग्रेट करना है। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। मैं रहूं स्ट्रॉन्ग, विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़िर असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। चाची! आ गई। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कैसी हैं? गजाल, बड़ी बड़ी और चमकती हुई आंखें। मेरी बेटी को मेकअप की जरूरत ही नहीं है, इतनी प्यारी तो है। अपनी बेटियां सबको प्यारी लगती हैं जी। We follow certain rules here. ब्लैक पे अपॉइंटमेंट्स नहीं देते हैं हम। भीख तो दे सकते हैं ना। हम कौन सा मुंह दिखाने के काबिल थे? तो आप भी तोड़ ले उससे रिश्ता। तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा, दूसरों के बनाए हुए मयार से आजाद तुम्हारा अपना चेहरा। मेरी बेटी ने कोई सीटी जरूर सुनी हो, लेकिन मुड़कर नहीं देखा है किसी को। क्या तुम्हें सबसे बड़ा मंजिल में मानेंगे। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा। 7 Up now with extra fizz।
मैं रहूं स्ट्रॉन्ग विटामिन सी, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम के साथ। CAC 1000+। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवा के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुताल्लिका कंपनी और ड्राप को दें। किससे बनाया है ये? ऐसे 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 क्यों ऐसे ऐसे That is clearly not out. ऐसे 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 क्यों? That is a terrible decision. क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स जिसके ऐसे ऐसे शुरू हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, the ultimate potato chip experience. मम्मा, पेट में बहुत दर्द है। कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन पे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। आज है जी बच्चों से मुशक्क़त के ख़ात्मे का आलमी दिन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। पाकिस्तान में तो चले हम सिचुएशन की बात करते ही हैं, बट ओवरऑल अगर हम पूरी दुनिया की भी बात करें तो स्टैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, जिसके बारे में आज बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज भी दुनिया भर में 13 करोड़ 80 लाख बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और जिनमें से तकरीबन 5 करोड़ 40 लाख जो बच्चे हैं वो ख़तरनाक कामों में इन्वॉल्व हैं, ख़तरनाक किस्म की मजदूरी कर रहे हैं, जितनी एज से बढ़ के है, जिसमें जान का ख़तरा है, लेकिन वो बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। क्या गैप्स हैं जिनको फिल करने की ज़रूरत है? हर साल ये दिन भी मनाया जाता है, और आज इस साल की जो थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। सो इसको भी आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कितना काम हो रहा है, क्योंकि ये जो फिगर है ओवरऑल अगर हम ग्लोबली देखें तो ये बड़ी अलार्मिंग फिगर है। शुरू एब्सोल्युटली आज इस मौजू पे मैं बात करने है, जो आपने थीम की बात की बड़ा इंपॉर्टेंट वो थीम भी है, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है वलेरी खान यूसुफजई साहिबा ने, फ्रांसीसी नजात पाकिस्तानी समाजी कारकुन हैं और ख़वातीन और बच्चों पर बिलखुसूस वो काम कर रही हैं। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वलेरी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले इस थीम से आगाज़ करते हैं कि देखें, क्योंकि थीम बता रहा होता है कि कितनी सीरियसनेस है किसी इशू को लेकर। रेड कार्ड फॉर चाइल्ड लेबर, दैट मीन्स के अब तो हंगामी बुनियादों पर हमें काम करना होगा। किस हद तक सिचुएशन ख़राब है? सबीन ने शेयर किया स्टैट्स वर्ल्ड वाइड। तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड तकरीबन 130 मिलियन का बच्चे इन्वॉल्व है ना लेबर में, और जब आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तकरीबन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट चाइल्ड लेबर सर्वे जो कि नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यूनिसेफ के साथ ने पब्लिश किया, तकरीबन 12.6 मिलियन बच्चों मौजूद है लेबर में। तो मतलब है कि हमारे इकोनॉमी के लिए ये बहुत मसला है, हमारे सिक्योरिटी के लिए भी मसला है, और हमारे हमेशा आई वुड से सोशल माहौल ना के लिए ये भी एक मसला है जो कि एड्रेस करनी पड़ेगा जी। सही बात। कहाँ गैप्स हैं अभी किस तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूर इसमें बात करेंगे। लॉज बन रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, इदारे काम कर रहे हैं जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया, लेकिन ये फिगर इतना बढ़ता हुआ हमें क्यों दिखाई दे रहा है? क्या क्या गैप्स हैं अभी भी? तो सिर्फ एक गैप की बात नहीं है ना, बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स की बात है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिसर्च दिखाते हैं बेसिकली एक इकोनॉमिक सिचुएशन भी है ना, और एक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स का इशू भी है। मतलब आप एक फैमिली हो, आपके पास इतने तनख्वाह या इतने पैसे भी नहीं है, फिर भी आप ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे क्योंकि फैमिली प्लानिंग का प्रैक्टिसेस ना काफ़ी लिमिटेड है, और इस सर्वाइवल के लिए वो हम लोग कहते हैं कि मैल एडेप्टिव स्ट्रेटजीज ना, तरीका ये है कि आप ऑफ कोर्स आपकी बच्चों को लेबर का इन्वॉल्व कर लेंगे सर्वाइव करने के लिए, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरी बात है मेरा है माइंडसेट की बात भी है, क्योंकि
ऐसे पैटर्न है जो कि लोग देखा कि मैंने आज जब मैं बच्चे थे मैंने काम किया, 55 से मैंने काम किया, तो फिर वो हमारे बच्चे क्यों नहीं करेंगे ना। तो रेपिटेशन कि वो जो फैमिली में जो चीज रन कर रही है बस वो कर रही है। इंटरजेनरेशनल पैटर्न का भी है। और जो मुझे लग रहा है कि सबसे खासूसी मसला है हमारे माइंडसेट, जो मैं क्या कह रही हूँ ना, ठीक है, जो देयर इज एन इन माय एक्सपीरियंस देयर इज एन एक्सप्लोटेटिव माइंडसेट व्हिच इज लिंक्ड टू पावर डायनामिक्स। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास पैसे है, लेकिन मैं इस बंदे को क्यों मिनिमम वेज दूंगी या दूंगा, ठीक है। और ये माइंडसेट का इशू है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि पाकिस्तान में कितने बच्चे घर में काम करते हैं, जो कि गैर कानूनी चीज़ है, ठीक है। और स्पेशली पंजाब में 15 साल से नीचे नहीं कर सकते हैं, इस्लामाबाद में 16 साल से नीचे नहीं कर सकते हैं, फिर भी करते हैं और पैसे नहीं देते हैं और इतने अब्यूज़ और गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। और जब सज़ा देने का वक्त है या अकाउंटेबिलिटी देने का वक्त है, बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ एक इदारा का मसला नहीं है, हमारे सबको एज सिटीजन्स का मसला है, ठीक है। समझते हैं कि इस किस्म का जुल्म बच्चों को नहीं देने पड़ेगा। चिल्ड्रन आर नॉट हियर टू वर्क, बेसिकली काम करने का बच्चे का रोल नहीं है, स्कूल जाने का, सीखने का बच्चे का रोल है। और फिर जब वो बड़े होंगे तो फिर हमारे मुल्क के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए फिर ठीक तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। लेकिन ये हम लोग नहीं देखते। अच्छा, जो फैमिलीज में चीज़ रन हो रही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। ऐसे में जो भीख मांगना है, बेगिंग है, ये भी हम देख रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे, आप उनको क्या कहें, पैसे कमा के वही फैमिलीज को ला के दे रहे हैं। एक माफिया है, वो एक पूरा सिस्टम है जिसके बारे में बात करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, बट स्टिल उन बच्चों को एज अ वर्कर ही इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उनसे लेबर ही तो करवाई जा रही है। इट्स एक्चुअली इट्स मोर देन दैट। ये ट्रैफिकिंग की बात है, इंटरनल ट्रैफिकिंग की बात है, ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की बात है। लेकिन इस बेगिंग के फेनोमेनन के अंदर मेरा याद है मैंने कुछ ट्रेनिंग भी दी है ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, सिर्फ एक पैटर्न का नहीं है ना। कुछ फॉर एग्जाम्पल एक छोटे फैमिली है शायद कि वो वाकई सर्वाइवल के लिए बेगिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप है, जो कि इस बच्चों या इस फैमिली को इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। एंड दैट इज अ डिफरेंट अप्रोच ना। वो जो एक्सप्लोटर्स है ये बिल्कुल लॉ के मुताबिक अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन जब माँ या बाप या ग्रैंड पेरेंट्स का वो सर्वाइव के लिए इस तरीके से करते हैं, उनके लिए सपोर्ट होना चाहिए। एंड आई थिंक ज़रूरी है कि हम लोग फ़र्क कर लेंगे ना। यू नीड अ डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर दैट ना, बेसिकली। एब्सोल्युटली। और ये जो बेगिंग की ही बात हम कर रहे हैं, चूँकि हमें टर्म अक्सर यूज़ करते हैं माफिया जी, दैट मीन्स कि देखें कुछ ना कुछ तो है कि जब उस पर कोई रिसर्च करने की बात करते हैं, माई वाइफ वाज डूइंग अ रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो उनके सुपरवाइजर ने मना कर दिया उनको कि आप ना करें इस पर काम, क्योंकि खतरा हो सकता है आपको। तो जब लोग उस पर काम करते हैं तो फौरन से जुमला सुनने को मिलता है कि डू नॉट वर्क ऑन दैट। हमने बहुत से मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को भी देखा है इस पर काम करते हुए, वीडियोज़ बनाते हुए, कॉन्टेंट क्रिएट करते हुए, लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि उनको खतरा हो रहा होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर माफिया के। वो पूरे जो चौक चौराहे होते हैं, वो एक सिग्नल भी होता है, वो बिका हुआ होता है जी, ये स्पेसिफिक इस ग्रुप का सिग्नल है, यही यहाँ पर आएगा, इतने बजे आएगा, और कोई और अगर आ जाए तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों तोड़ नहीं पा रहे हम इसको? क्या इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है ये कि हम तोड़ नहीं पा रहे इसको? मुझे लग रहा है कि जब पॉलिटिकल विल हो ये कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगेन मैं सिर्फ ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि एक तरफ से माफिया है, दूसरी तरफ से फैमिली है जो कि वाकई सर्वाइव के लिए करते हैं। तो मेरा ख्याल अभी तक शायद आगाही का कमी भी है, समझने का कमी भी है शायद स्टेट इदारा के अंदर भी। और मुझे उम्मीद है कि देखिए अभी नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो कि एक इदारा का, हुकूमत का इदारा है, जो कि बच्चों हकूक़ के लिए काम करते हैं और एडवाइजरी रोल, रिसर्च वो और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी मैंडेट है, उस पॉइंट के लिए फोकस कर लेंगे। अभी तीसरी टेन्योर आ गया और वो 3 अगले साल के लिए अभी एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लान को बनाते हैं। मैं आपको यकीन करना चाहती हूँ कि वो चाइल्ड लेबर इज गोइंग टू बी वन ऑफ देयर प्रायोरिटी, जस्टिस फॉर चिल्ड्रन के साथ और चाइल्ड प्रोटेक्शन ना, बच्चों का हिफाजत के साथ भी। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम जो आपने फरमाया ना कि हम लोग पता है इस रिसर्च अभी, क्योंकि अभी चाइल्ड लेबर सर्वे हो गया तो फिर डाटा है,
ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है, तो उस बुनियाद पे मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। लेकिन सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, लॉ मेकर्स का मसला भी है। कि देखें वो जो आप कहते हैं ना कि नहीं स्टेट की जिम्मेदारी है, देखें मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करता हूँ, आपने भी देखा होगा समीन कई जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सिग्नल पर भीख मांगना कानूनन जुर्म है, लिखा हुआ है कानूनन जुर्म है, सब कुछ है। हमारा मसला है कि जब हमारे सामने कोई आता है हम उसको दे देते हैं पैसे, ये हमारा मसला है। क्योंकि अदरवाइज स्टेट ने तो बता दिया कि कानूनन जुर्म है, और इसमें हम देखते हैं कई जगह पर ऐसे होता है कि पुलिस वाले पकड़ते हैं, यहाँ जरा इसमें फिर ये मसला है कि अगर पकड़ लेंगे तो रखेंगे कहाँ पर। वी डोंट हैव दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बच्चे हैं ज़रा इस तरह हम उन्हें नहीं रख सकते, बिकॉज हमने विजिट किया था, आपको याद होगा तब भी बड़ा मुश्किल था उस पर बात करना, क्योंकि ज़रा वो बच्चों को सिर्फ वहाँ से पिक कर लेना किसी इदारे का, उसके बाद क्या करना है उनका। वी डोंट हैव रिहैब सेंटर्स, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और रूट कॉज तो आप नहीं ठीक कर रहे ना, सबसे बड़ी बात ये है। रूट कॉज ये हमेशा आपने कहा ना कि वो गुर्बत की वजह से, रिवाज की वजह से और पावर इनइक्वालिटीज ना, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से। लेकिन अगेन you know when we talk about shelters, about centers, मुझे बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि वो again the answer is not into institutionalization of children. बच्चों orphanage, you know orphanage बच्चों के लिए answer नहीं है, ठीक है। जो जवाब है, जो तब्दीली लेने के लिए क्या तरीका है, ये family support का है। Why are the families putting children into labor? Yes. क्योंकि उनके पास और स्ट्रैटेजी नहीं है हमेशा, ठीक है। जब इस फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक सपोर्ट का होएगा अकाउंटेबिलिटी के साथ, और जब एम्प्लॉयर के साथ अकाउंटेबिलिटी होएगा सबसे पहले, तो फिर फायदा आ जाएगा। अच्छा, ऐसे में अब बच्चों पर जो घरों में काम करते हैं सबसे ज्यादा तादाद, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे इससे पहले भी, वो घरों के अंदर बच्चों के काम करने की है जी, ठीक है। 16 साल या 15 साल, 8-8, 10-10 साल के साथ उससे कम साल के बच्चियों को 6 साल से शुरू करते हैं। वेरी ट्रू। और वो ऐसे मुशक्कत वाले काम और फिर तशद्दुद का जो शिकार बनते हैं ये बच्चे। अच्छा, मैं ऐसे में अब मैं इसमें मीडिया के बारे में भी बात करूंगी मैं ज़रूर, क्योंकि देखिए हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी भी कितनी ज़रूरी है, एंड देन ऑब्वियसली हमारे लॉज को भी बेहतर होने की बात है, क्योंकि जब हमारे बच्चों की बात है ना, हमारे मुल्क का सरमाया है, तो हम कहीं पर किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हमने हमेशा देखा अगर किसी बच्चे पर तशद्दुद होता है, तशद्दुद करने वाला ऑब्वियसली वो क्रिमिनल है और उसको सजा, उसके बारे में बात हो रही होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके घर वाले हैं, उनको विक्टिम दिखाया जा रहा होता है कि ये इसकी बेटी के साथ ऐसे हो गया, इसकी बहन के साथ ऐसे हो गया। आप उनको क्यों अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे होते जिन्होंने भेजा? गुर्बत इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ कि आप अपने बच्चों को काम करवाएं और तशद्दुद की तरफ लेके जाएं, क्योंकि वही वाली बात है कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए, आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को तो इस तरीके से आगे नहीं छोड़ सकते कि आप उनकी 8-8 महीने, साल आप उनकी खबर भी ना रखें। कि हमारे बच्चों, इतने केसेस हमने पहले भी देखे कि सालों तशद्दुद हो रहा होता है और वो पेरेंट्स नज़र नहीं आते वहाँ पे या उसको इग्नोर करते हैं, बट एंड में मीडिया पे आके या कहीं पर आके वो आकर बता दीजिए हमारे बच्चों के साथ तशद्दुद हो रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है, मैं आपको सच बताती हूँ दिल से कि पहले मैं आपकी तरह सोच करती हूँ ना, लेकिन जब आप फील्ड को जाएंगे, लोग के साथ बैठेंगे, तो फिर आप समझेंगे। देखिए हमारे लिए, आपके लिए आसान है क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ है, ठीक है, और हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग सेंसिटाइज्ड है, प्रिविलेज्ड है, ठीक है। वो लोग जब आपकी प्लेट के अंदर कोई खाना नहीं है, देन तो फिर कहानी बहुत का फर्क है, ठीक है। माय पॉइंट इज, ये आसान काम है कि हम लोग जज कर लेंगे ना कि लोग उनके बच्चे क्यों बेचते हैं, कितने बच्चे इतने पैदाते हैं। आज औरत ना, आपको पता है ख़वातीन को फैमिली प्लानिंग का कितनी डिसीजन पावर मौजूद है। हमेशा किसी को पूछ नहीं देना कि वो फैमिली प्लानिंग क्या है। शादी के बाद फटाफट क्या प्रायोरिटी है, पूरा खानदान इंतजार के है कि पहले बेबी कब आएगा, ठीक है। तो इस किस्म का सोशल प्रेशर जो कि आगाही कमी की वजह से आ रहा है या ना समझने की वजह से आ रहा है, ठीक है, तो फिर इस वजह से वो लेबर जाते हैं। जो सॉरी टू इंटरप्ट वैलेरी, आपका पॉइंट वैलिड बात है, लेकिन जो सबीन की बात है मैं उसमें सिर्फ एक बात ऐड करता हूँ कि तो मर्द जिम्मेदार है ना,
वो जिसने शादी की है, जो आप खुद कह रहे हैं कि औरत के पास वो पावर नहीं है, वो हाँ। अथॉरिटी नहीं है, वो हाँ। डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो हाँ। मर्द के पास तो है ना। देखिए मर्द रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब वो शादी कर रहा है वो उस पर डिपेंडेंट है, वो खातून, वो जिम्मेदार है अपनी उस फैमिली की टेक केयर करने के लिए, कफील है, वो कफील कफालत है। करेगा अपनी अगर वो फैमिली अपने इस मासूम से फूल को कहीं भेज रहा है तो वो जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है एंड वी मे disagree, of या course, सीखने का बिल्कुल ऐसे हम process में डिस्कस भी कर रहे है हैं ना, इसको, डिस्कस करते क्योंकि आपने हैं। फील्ड में काम किया, आपके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन है हमारे से, ऑफ कोर्स। और मैं नहीं करती हूँ कि मैं हमारे साथ सारे जवाब हमारे हाथ में है ना, तो इसी वजह से वो के बातचीत करने के साथ इंशाल्लाह नूर भी आ जाएगा ना वो सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए। लेकिन देखिए, जब तक मैं आपको मिसाल देती हूँ, आपने वो कानून का जिक्र किया ना, मिनिमम वेज क्या है? 25,000 अभी हो गया अब ना, 35,000 ठीक है। कितने लोग मिनिमम वेज देते हैं उस फादर के साथ? जब बाप का भी इतने गुलामी के सिचुएशन में है, तो फिर वो खुद अपने जिम्मेदारी लेने के लिए कैसे करेगा ना? तो मैं कह रही हूँ कि एक एक्सप्लॉइटेटिव निज़ाम भी मौजूद है जो कि इस फैमिली को विक्टिमाइज करते हैं इनडायरेक्टली। जब आप सही वाला मिनिमम वेज को देंगे आपके एम्प्लॉय के साथ, आप देखेंगे फिर इतने आसानी से बच्चे को लेबर सिचुएशन में नहीं भेजेंगे इतने आसानी से। और हुकूमत अपने तरफ से खुद कोशिश करते हैं ना, क्योंकि इंक्रीज आ जाते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी के साथ एक मुश्किल काम है कि वो घर जाने के अंदर, बिकॉज देयर इज ऑल्सो डिग्निटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्राइवेसी वगैरह वगैरह, निज़ाम कैसे डेवलप कर सकते हैं कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके घर के अंदर जा सकते हैं जब एक रिपोर्ट आ जाते हैं कि इस घर के अंदर गैर कानूनी तरीके से बच्चे काम करते हैं। चैलेंज ये होगा, मैं आपको मिसाल देती हूँ, रिजवाना केस 2.5 साल से अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में है। जो लोग उनके साथ इतने ज्यादा काम किया, फिर भी अभी तक अकाउंटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रिजवाना फैमिली से ऊपर है और मोस्ट पावरफुल। Like at the same time, we have an example of Taiba Tashaddud case. जी। We have an excellent example of Taiba Tashaddud case actually. जी। और देखें उसने कितना सेंसिटाइज किया था हम सबको। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया। लोअर कोर्ट से नीचे कम नहीं ठीक नहीं किया, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने वो इंसाफ मिला। अभी मैं रिजवाना के लिए मैं इंतजार पे हूँ इस कि उसको भी इंसाफ मिले। इस तरह भी चंद दिन पहले एक और वाकया इसी तरह से एक बच्ची का जिसकी डेथ हो गई, और उसका जो बयान था उस पे अभी तक बहुत ज्यादा पूरी कौम उस पे बात करे कि मतलब where are we heading to as a nation actually? अच्छा, एज अ सोसाइटी शोएब, मैं अभी मेरे हस्बैंड एक जगह खाना खा रहे थे, हम बैठे हुए थे, हमने देखा बड़ी अच्छी लाइक फैमिली थी, डिसेंट सी फैमिली लग रही थी, और साथ उनके हेल्पर थी उनकी, और बच्ची थी कोई मुझे लगता है 12-13 साल की होगी तकरीबन, या चलो 15 साल की भी। ये हमारा मैं माइंडसेट की सिर्फ बात कर रही हूँ कि हम ट्रीट भी किस तरह करते हैं। अगर ऐसे लोग हमारे पास चले किसी मजबूरी के तहत भी वो बच्ची आ गई है काम करने या कुछ भी, हम कैसे ट्रीट कर रहे होते हैं उनको, बच्चों को। उसको बिल्कुल अलग टेबल पे बिठाया हुआ था। अब कैंपेन्स भी होती हैं, इस बारे में बात भी हुई, वो पूरी फैमिली खाना खा रही है, उसको मुंह उधर करके दूसरे टेबल पे बिठा दिया गया। अब वी थॉट कि हमारा दिल अजीब हो गया, वो ना हमसे कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग था ना। एग्जैक्टली, हमारा खाना खाना मुश्किल हो गया वहाँ पे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम कुछ उसको ऑर्डर करके दे देते हैं ना साथ, बट देन अगेन आप उसके बाद भी डरते हैं कि जिनके घर वो काम कर रही है, जिनके अंडर वो काम कर रही है, वो इस बात को माइंड ना करें, हम तो खाना दे के शायद चले जाएं, उस बच्ची के लिए कल को मुश्किल ना हो जाए कि तुमने खाना क्यों लिया, या उसके साथ, क्योंकि ये माइंडसेट है ना जो डिफाइन करता है। लेकिन ये वाला हालत फिर रिपोर्ट करने पड़ेगा। I was about to say this कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि we need to report this situation. Exactly. और इसको हम रिपोर्ट कर, मैं इसके अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही हूँ, इसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं? बिकॉज इस तरह के बहुत सारे केसेस देख रहे होते हैं। 1121 ओके, 1121 चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज, क्राइम है, ये गैर कानूनी चीज है। मैं ये कह रही हूँ कि ये बात नहीं है कि हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश नहीं किया, ठीक है, लेकिन उसके बाद कानून पास करने के बाद कौन से प्रोग्राम है, और दूसरी बात है एज ए सिटीजन मैं क्या कर सकती हूँ, और दूसरी बात है देखिए अभी ईद हो गया, हम लोग ने कुर्बान किया वगैरह वगैरह। जब आप कहते हैं कि मैं इस फैमिली को मदद करने के लिए मदद देना चाहती हूँ, आप इस बच्चों गुलामी के थ्रू
मदद नहीं दे सकते हैं। आप इस फैमिली को शायद कुछ पैसे देंगे सपोर्ट करने के लिए, एंड द कंडीशन वुड बी कि इस बच्चों को स्कूल में जाए, ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगी लेकिन आपको, यही है हमारे काम। और देखिए पाकिस्तान में कितने कंट्रीब्यूशन है ना वो चैरिटी के लिए या डेवलपमेंट के लिए, ये भी नहीं है कि हमारे रिवाज में नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक कैंपेन का बात नहीं है, लेकिन कैंपेन के साथ अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, सबसे पहले एम्प्लॉयर्स और एक्सप्लोटर्स के लिए। इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे, बिकॉज देखिए इससे पहले मुझे भी इस बात का नहीं पता था, और मैं चाहूँगी जिन लोगों को नहीं भी पता, वेलरी ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि अगर आप कोई ऐसा इनजस्टिस आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, या चलें घर के अंदर जब आप ये देखते हैं और आप उसको क्राइम आपके सामने हो रहा है, तो 1122 पे आपने उसे 1121 पे आपने उसको रिपोर्ट करना है। मुझे इस बारे में नहीं पता था, और देखिए ये प्रोग्राम करने से हम कितने एजुकेट होते हैं, और ये अपनी अकाउंटेबिलिटी भी है कि हम कैसे उस सिचुएशन में एक्ट करते हैं। बिकॉज देखिए ये बच्चे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसको ये मत समझें कि जिस फैमिली के साथ है बस उनकी जिम्मेदारी है, उनके घर का मामला है। नहीं, जब कोई जुर्म आप देख रहे होते हैं, जब कोई ज्यादती आप देख रहे होते हैं, वो कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, वो लीगल मैटर है। और जब आप वेबसाइट या इंटरनेट में जाए, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, आप उनको भी बताइए, वो कंप्लेंट भी सबमिट कीजिए और वो फिर एक्शन ले सकते हैं। और आपने इसमें ना इनजस्टिस को डिफाइन भी करना है। इट्स नॉट जस्ट जैसे आपने कहा ना कि वो बच्ची थी और साइड में बैठी हुई थी, इवन अगर वो साथ बैठे खाना खा रही होती तब भी मैं कहता हूँ यू हैव टू रिपोर्ट कि वो जो बच्ची आपने हायर की हुई है ना, वो गैर कानूनी काम है। आपने साथ बिठाया हुआ है, खाना खिलाया, तब भी वो गैर कानूनी है। भले आप कहें जी हम बड़ा ख्याल रखते हैं, वो जो आप काम करवा रहे हैं वो गैर कानूनी है, वो रहेगा। सो नो मैटर व्हाट यू हैव टू रिपोर्ट एट 1121, या जिस तरह आपने वेबसाइट का जिक्र किया है। अच्छा, ये तो हम देखें बात करें ना, वो बच्चे ये तो इंडिविजुअल केसेस हैं, भले तादाद में ज़्यादा है लेकिन इंडिविजुअल केसेस हैं, घरों में नज़र आ रहे होते हैं, जो कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे हो। एट द सेम टाइम बहुत से हमें प्रोफेशंस में नज़र आते हैं, माइनिंग में, फिशरीज़ में, वर्कशॉप्स में, बहुत जगह हमें नज़र आते हैं। हमारी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? We have been working on this particular domain from so long, but do you think हमने इस पे काम किया है और अभी उस तरह से वहाँ पे तादाद कम हुई है माइनिंग में, फिशरीज में, बाकी जगहों पर? मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट के बगैर मुश्किल होगा। सही। और उसके लिए कुछ इदारा भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे जहन में रस्टी आ जाता है। ठीक है। और शायद आपका याद होगा कि पंजाब में ब्रिंकी लेबरर्स के साथ भी पंजाब हुकूमत ने कुछ एफर्ट किया ना, काम किया। लेकिन देखिए ये सस्टेन करने पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करने पड़ेगा। और अगेन जब तक सोशो इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होगा फैमिलीज के लिए, बर्थ रजिस्ट्रेशन, एज डिटरमिन के लिए, अकाउंटेबिलिटी, मतलब अदालत के अंदर जो लोग उस कानून के खिलाफ जाएंगे, ये जब तक ये पूरा साइकिल नहीं होगा वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो देखिए पाकिस्तान अभी इज प्रोड्यूसिंग नेशनल एक्शन प्लान ऑन ह्यूमन राइट्स और बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी काम करते हैं। जीएसपी प्लस के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत खासूसी माइलस्टोन है। मुझे लग रहा है कि इस निज़ाम के थ्रू ना, इस प्रोसेस के थ्रू शायद कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम खासा नज़रअंदाज करते आए हैं, मुसलसल नज़रअंदाज करते आए हैं समहाउ, और ये इसका ताल्लुक शायद किसी सोशो इकोनॉमिक क्लास से भी नहीं है। इट्स एवरीवेयर। पढ़े लिखे प्रिविलेज्ड लोग भी उसका ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे, उसका अंदाजा उनको नहीं है कि वी नीड टू हैव दिस सर्टेन फैमिली प्लानिंग। क्योंकि देखें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भी मुल्क के भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जरूर एजुकेशन के, हेल्थ के, वो रिसोर्सेज हैं। पानी, एब्सोल्युटली, एनर्जी, एंड अबव ऑल उस औरत की हेल्थ, वो माँ की हेल्थ, इसको हमने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया हुआ है कि आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एटलीस्ट। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, एक्सपोजर वाले लोग हैं, एंड स्टिल यू आर नॉट इवन प्लानिंग फॉर योर फैमिली। अच्छा, और ये इसमें ये बात भी है कि हम अक्सर जिक्र भी कर रहे होते हैं, तो पैदा ही बच्चे ज़्यादा इसलिए कर रहे होते हैं कि ये आगे चल के जितने बच्चे होंगे उतने बच्चे कमा के लाएंगे। ये भी एक माइंडसेट है और आपने इस बारे में काम भी किया होगा काफ़ी। चाहिए ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट कीजिएगा कि ऐसे केसेस हैं
इस बारे में क्या हो सकता है, क्या क्या करें? मेरा है एक शिफ्ट एक्सप्लेन करने के लिए, वो जब तक, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि आगाही मोहल्ला लेवल पे ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप उनके साथ बात कर लेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पे वो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाते हैं। लेकिन इस अगेन आगाही के साथ जब आप उनके साथ सोशो इकोनॉमिक अल्टरनेटिव प्रपोज नहीं करते हैं, ट्रेनिंग ना वोकेशनल स्किल्स या मार्केट लिंकेज को नहीं करते हैं, और जब अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो तब्दील को नहीं आ रहा है। लेकिन ये लोग फिर मैं आपको मिसाल देती हूँ, इफ़ यू लुक एट द रिसर्च, जब लोग पैसे ज़्यादा गिनते हैं, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूसिंग एज वेल ना, इट्स देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द टू। तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि, और मेरा है शायद एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ एक फैमिली जो कि इस माहौल से आ गया लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू हो गया, तो फिर आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात है, मुझे लग रहा है कि यू आल्सो नीड टू टैकल रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि फैमिली प्लानिंग ये गैर इस्लामी चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सियात का इशू है माँ के लिए, बच्चों के लिए भी वगैरह वगैरह। और फिर ये इट्स ऑल्सो लिंक टू कम उम्र की शादी, क्योंकि जब आप ज़्यादा शादी जल्दी नहीं कर लेंगे, क्योंकि आप उस वक्त आपकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, आपकी आई वुड से सोशल फॉर्मेशन ना, तो एज अ पेरेंट ना वो ऊपर कर लेंगे, तो फिर उस वक्त जब आप तैयार होंगे तो फिर आप माशाल्लाह फैमिली बनाएंगे। एंड वी यूज्ड टू वर्क विद दो कॉन्सेप्ट जो कि पाकिस्तानी रिवाज के साथ कनेक्ट कर सकते थे, खुशी और सेहतमंद खानदान, और वो लोग फिर उस कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते थे कि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए खुशी और सेहतमंद माहौल देना चाहती या देना चाहता हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। और रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हम लोग ने किया, डॉक्टर्स के साथ, तो फिर वो फ़ायदा आ गया। और दूसरी बात, वो बाबाज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, कम उम्र के खिलाफ के बाबाज, कम उम्र शादी के खिलाफ बाबाज, ओके। एंड द फादर्स वर एक्सप्लेनिंग कि मेरे बेटी के लिए मुझे भी ड्रीम है ना कि वो हमारी बेटी पता नहीं टीचर बनेंगी या खुश होंगी या अपनी करियर बना सकती वगैरह वगैरह। तो मैं कह रही हूँ कि ये वाला एग्जाम्पल ऑफ गुड प्रैक्टिसेस मौजूद है पाकिस्तान में। Absolutely. चैलेंज ये है कि आप इस एग्जाम्पल ऑफ गुड प्रैक्टिस अपस्केल और इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे कर सकते हैं हुकूमत के साथ और कम्युनिटीज़ के साथ। एब्सोल्युटली, वेरी राइट। और देखें, हम अक्सर ऐसे मौज़ूआत जब डिस्कस करते हैं तो उसकी बॉटम लाइन निकलती है पॉपुलेशन मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी ऑल नीड टू एड्रेस दिस विद अ हॉलिस्टिक अप्रोच। वैली, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप। जो जब हम चाइल्ड लेबर की बात करें, जो कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों से मुशक्क़त खात्मे का आलमी दिन जिस पर हम बात करें, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न, कि हम जहाँ पर भी ऐसा कोई माहौल देखें, ऐसा कोई मामला देखें, वो चाहे हमारे किसी बहुत इमीडिएट फैमिली के अंदर भी हो रहा हो, यू हैव टू रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप उन्हें अगर फैमिली में आपकी हो रहा है तो बताएं जी ये गलत हो रहा है। अगर वो नहीं सुनते, नहीं समझते, तो आप उसे रिपोर्ट करें। नो मैटर व्हाट, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी बहरहाल रहेगी। इसके हवाले से सवाल होगा कि आपके सामने हो रहा था ये, और आपने इसको कुछ रोका नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।